नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के लेक्चर्स में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, साथ ही निर्वाचन विवाद एवं राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, सामान्यकालीन शक्तियाँ एवं आपातकालीन शक्तियाँ। आज के इस लेक्चर में हम सामान्यकालीन शक्तियों पर विचार करेंगे। राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं उन्हें पुनः हम कार्यपालिका शक्तियों, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति एवं न्यायिक शक्ति के रूप में विभक्त कर सकते हैं। अब हम एक एक शक्ति को सविस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। कई बार स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न होता है कि आखिरकार कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायी शक्तियों में क्या अंतर होता है। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अभिन्न अंग है एवं साथ ही वह व्यवस्थापिका का भी अभिन्न अंग है। तो ऐसे में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अंग होने के नाते जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उन्हें हम कार्यपालिका शक्तियाँ कहेंगे, और जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका अर्थात संसद का अंग होने के नाते प्राप्त हैं उन्हें हम विधायी शक्तियों के अंतर्गत रखते हैं। कार्यपालिका शक्तियों, भारत का जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नाममात्र या वास्तविक नाममात्र कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसे संविधान शक्तियाँ प्रदान करता है, लेकिन वास्तविक रूप में उन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में यदि हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो राष्ट्रपति भारत का मात्र संवैधानिक प्रधान होता है, अर्थात नाममात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ करता है। अतः ऐसे में जब हम इन शक्तियों के बारे में पढ़ें तो इन बातों को आप विशेष रूप से याद रखें कि राष्ट्रपति भारत का मात्र संवैधानिक प्रधान है, अर्थात संविधान उन्हें शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ करता है। आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा किन किन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है एवं उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75 में मिलता है और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब सबसे पहली बात, चूँकि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है, वह अपने मन से या स्वविवेक से इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। अतः राष्ट्रपति अपने मन से ही किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। इसके लिए एक परंपरा है, और यह परंपरा यह है कि राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अतः राष्ट्रपति इस शक्ति के अंतर्गत किसी भी प्रकार से स्वविवेक से कार्य नहीं करता है एवं अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होती है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी व राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग व वित्त आयोग आदि के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं, और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी है।
अतः हमने देखा कि कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य रूप से कुछ नियुक्तियां करता है। वे नियुक्तियां कौन सी होती हैं? नंबर 1, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वह स्वविवेक से नहीं करता, वरन लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है या जो लोकसभा में बहुमत दल होता है, वह जिसको अपना नेता चुनेगा प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेगा। व अन्य मंत्रियों के संदर्भ में राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री नियुक्त करेगा जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा कुछ मुख्य पदाधिकारी जैसे भारत के महान्यायवादी, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि महान्यायवादी जो होते हैं वे केंद्र सरकार के वकील के रूप में कार्य करते हैं या कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति भी करते हैं। अब पुनः वही प्रश्न, क्या राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति अपने स्वविवेक से करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल द्वारा जिन नामों की सिफारिश की जाएगी उन्हें ही राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी एवं राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। इसके लिए कॉलेजियम पद्धति एक अलग है, जिसको हम विस्तार में जब हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग आदि के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। तो ऐसे में जब भी परीक्षाओं में इस प्रकार का कोई प्रश्न आए विभिन्न नियुक्तियों के संबंध में, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि राष्ट्रपति द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्री, महान्यायवादी, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन फिर याद रहे, स्वविवेक से नहीं, प्रधानमंत्री एवं उनका मंत्रिमंडल होता है उनकी सिफारिश पर, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वह संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक नहीं। वास्तविक जो प्रधान है वह प्रधानमंत्री एवं उनका मंत्रिमंडल है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं अर्थात जल, थल, वायु, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उसका सर्वोच्च सेनापति भी होता है। और साथ ही राष्ट्रपति को जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की जो कार्यवाही होती है उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी है, और यह सूचनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाते हैं। तो हमने पढ़ा कार्यपालिका शक्तियों के विषय में। इसके प्रत्येक बिंदु को आप अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको इसमें कोई कठिनाई महसूस होती है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप्स में इनके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं विधायी शक्तियों पर। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, विधायी शक्तियों का अर्थ है चूँकि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी कि संसद का एक अभिन्न अंग है, तो ऐसे में व्यवस्थापिका का अंग होने के कारण उन्हें जो शक्तियाँ प्राप्त है उन्हें हम विधायी शक्तियाँ कहते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद का अंग भी होता है, और इस नाते भी राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। तो आइए हम एक एक करके विधायी शक्तियों के बारे में जानें। सबसे पहले वह संसद का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है। जिस तरीके से सेशंस होते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, ठीक उसी प्रकार से संसद के भी सत्र होते हैं, और बेसिकली ये 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इनके बारे में हम विस्तार से आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। यह सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं एवं सत्रावसान द्वारा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और इस प्रकार के प्रश्न प्राय परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं। वह लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व ही भंग कर सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या वह लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व अपने स्वविवेक से भंग करता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा वह प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से
संबोधित करता है, यानी कि प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा व राज्यसभा का जो प्रथम सत्र होता है उसमें एक संयुक्त अधिवेशन होता है, उसे राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। इस संदर्भ में ध्यान रहे कि जो संयुक्त अधिवेशन है उसे आमंत्रित राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये प्रश्न भी प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है या आहूत किया जाता है। हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो हम कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, जो साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष योगदान वाले व्यक्ति होते हैं, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलता है। ये प्रश्न भी प्राय पूछा जाता है। कैसे? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हम कहेंगे 12। वे 12 सदस्य किन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र से। 12 सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? हम कहेंगे अनुच्छेद 80। इसी के साथ राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को भी मनोनीत किया जाता है, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 331 यानी कि 331 में मिलता है। अतः राष्ट्रपति द्वारा कुल मिलाकर संसद में 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। लोकसभा में जो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वे आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। ठीक है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में हम इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आज मैं संक्षिप्त में आपको ये बता दूं कि चूंकि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का एक अभिन्न अंग है, या ये कहा जाए कि कोई भी विधेयक या जिसको हम कानून का प्रारूप कह सकते हैं, वो एक कानून में तब तक नहीं तब्दील हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। और ये अधिकार है क्योंकि राष्ट्रपति जो है वह व्यवस्थापिका का अंग है। तो ऐसे में कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। यदि साधारण विधेयक है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को संसद को पुनर्विचार यानी कि पुनः उस पर विचार करने के लिए लौटा सकता है, लेकिन दोबारा पारित होने की स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। ये हमारी संवैधानिक बाध्यताएं हैं। इसको हम विस्तार से जब हम कानून निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में, तब हम इसको पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में अर्थात जब संसद का सत्र न चल रहा हो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्राप्त है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, और जब हम संसद के विषय में पढ़ेंगे तब भी हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह काफ़ी महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, क्योंकि इसके माध्यम से राष्ट्रपति कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। और अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा कब जारी किया जा सकता है? जब संसद का सत्र न चल रहा हो और कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तुरंत कानून निर्माण की आवश्यकता हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो ये थी राष्ट्रपति की समस्त विधायी शक्तियाँ। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद के समक्ष संघ का वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाते हैं या रखवाते हैं। साधारण शब्दों में हम ये कहें कि संसद के समक्ष जो बजट है वह राष्ट्रपति द्वारा ही रखवाया जाता है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के किसी भी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती है, अर्थात धन की जो अनुदान मांगे होती हैं वे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति यानी पूर्व में अनुमति लेकर ही उनकी मांग की जा सकती है। कोई भी वित्त विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी करते हैं।
ये महत्वपूर्ण नियुक्तियों के विषय में हो गया। तो ये हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। सबसे पहली चीज़, राष्ट्रपति बजट को संसद के समक्ष रखवाते हैं। साथ ही कोई भी जो वित्त विधेयक है वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना संसद के पटल पर नहीं रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत संघ की विधि के अधीन जितने भी अपराध किए गए हैं तो वह दंडित व्यक्तियों के दंड को कम कर सकता है, पूर्णतया क्षमा कर सकता है या दंड को बदल सकता है। और राष्ट्रपति की जो न्यायिक या क्षमादान संबंधी शक्ति है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 72 में मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के विषय में पढ़ा। सामान्यकालीन शक्तियों को हम पुनः कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ एवं न्यायिक शक्तियों के रूप में बांट सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।